हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं अजय अकेडमी यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट सेकंड 4D और 5D सीरीज, जिसमें हमने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर लिए थे और हमारा ये 5वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे कि 4D 5D श्रेणी के जो एलिमेंट है उनकी आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और कैसे उसको लिखना है। चलिए तो लीड लगा करके अकेले में जाके बैठ जाएं और स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, पूरा बेसिक से लेके मैं जो आप बोलूंगा वो आप रफ में नोट डाउन भी कर सकते हैं और बाद में फेयर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आपके लिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। सबसे पहले बात यह है, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हों, क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्वितीय और तृतीय सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के जो एलिमेंट हैं या 4D और 5D के जो एलिमेंट हैं उनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन ऊर्जा को समझाइए। ये आपको क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करिए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, मैंने ये वैल्यूज भी लिख दी हैं, ये याद नहीं करनी है आपको, मैं आपको तरीका बताऊंगा कैसे लिखनी है। रटनी नहीं है, किसी को भी याद नहीं है, ऐसे याद होती भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, जब आप एग्जाम में लिखेंगे वहां पे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके लिए क्वेश्चन आएगा कि आयनन ऊर्जा समझाइए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आयनन ऊर्जा की परिभाषा लिखेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। सबसे पहली बात ये आती है। ठीक है, तो देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ 3D सीरीज में भी, अगर जो लोग पहले इस लेक्चर को देख रहे हैं वो जाके 3D सीरीज के लेक्चर भी देखें। ठीक है, यूनिट जो फर्स्ट है उसको भी हमने सारे लेक्चर रिकॉर्ड किए हुए हैं। सबसे पहले आयनन ऊर्जा होती क्या है, ये एटम होता है, समझिए, फिर आप लिख देंगे ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। परमाणु में बहुत सारी सेल होती हैं ऐसे, जैसे पहला कोष, दूसरा कोष, किसी में एक ही कोष सेल होती है, किसी में 2 होती है, किसी में 3, बहुत सारी। तो किसी भी गैसीय परमाणु के आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। इसका मतलब जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एक रिक्वायर एनर्जी है, आवश्यक ऊर्जा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी गैसीय परमाणु के, अब मैंने गैसीय क्यों वर्ड लगाया, क्योंकि मुझे पता है कि किसी में से अगर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, इजेक्ट करना है, तो उसको किस फॉर्म में लाना पड़ेगा, गैसियस फॉर्म में। क्या किसी सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नहीं, ना लिक्विड में से। उसको किस फॉर्म में लाना पड़ता है, गैसेस में, क्योंकि गैस जो होता है उसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, कम 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 होता है। मॉलिक्यूल कैसे रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या रहती है, आसानी। इसीलिए किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, आउटर सेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसको बोलेंगे अपन प्रथम आयनन ऊर्जा, अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो बोलेंगे द्वितीय आयनन ऊर्जा, अगर तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आप क्या बोलेंगे, तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, इसी आधार पर कि पहले को निकाल रहे हैं तो प्रथम आयनन ऊर्जा, और दूसरे को निकाल रहे हैं तो द्वितीय आयनन ऊर्जा, और तीसरे को निकाल रहे हैं तो तृतीय आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर डेफिनेशन लिख देंगे। क्या डेफिनेशन लिख देंगे, आप लोग कॉपी में भी लिख सकते हैं, मैं यहां पे भी लिख देता हूं। किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से, आउटर सेल बोलेंगे इंग्लिश में, बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा, इसका मतलब ये एक रिक्वायर एनर्जी होती है। दी जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है या आयनन ऊर्जा कहलाती है। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू कैसे लिखनी है मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, अपन 4D 5D की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ 4D के एलिमेंट लिए हैं, उनकी आयनन ऊर्जा, यहाँ 5D के एलिमेंट लिए हैं और उनकी आयनन ऊर्जा। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, डेफिनेशन को लिखेंगे कि किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। आप चाहें तो डायग्राम भी बना सकते हैं समझाने के लिए एग्जामिनर को। ये जैसे कोई इसका आउटर सेल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को जो इजेक्ट करेंगे उस दौरान जो ऊर्जा दी जाएगी वो क्या कहलाएगी, आयन ऊर्जा। दी जा रही है इसीलिए किसमें ले रहे हैं, पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री में जो दी जाती है एनर्जी वो पॉजिटिव में और जो बाहर निकलती है वो नेगेटिव में। ठीक है, आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगर हम बात करें, इसको लिख दो आप, मैं इसको मिटाऊंगा क्योंकि जगह नहीं है ना, तो आप इसको एक बार लिख दें और साइड में इन वैल्यूज को भी लिख लेंगे वीडियो को पॉज करके, फिर मैं बताऊंगा आपको याद कैसे करनी है। और यहाँ आप इस तरीके से इसको ऐड करेंगे कि किसी गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोष से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा। अगर हम 3D की बात करें, 4D की बात करें और 5D की, 3D की हमने अलग से पढ़ ली है पहले यूनिट में, इसमें हम 4D 5D की पढ़ रहे हैं। अगर हम आवर्त सारणी में जाएं तो 3D सीरीज कैसे आती है, ऐसे 3D के स्कैंडियम से लेके जिंक तक, फिर कौन आती है 4D सीरीज और फिर कौन आती है 5D सीरीज। इसका पहले एलिमेंट स्कैंडियम है, 4D का कौन है, इट्रियम है, और इसका कौन है, लैंथेनम है। ठीक है,
ये कितना 21, ये 39, 57 है ना, 39 होता है ट्रियम का, लेंथेनम का कितना होता है 57। ऐसे ही है आवर्त सारणी का आपके पास होनी चाहिए। हमको पता है, समझा रहा हूं मैं, कि आवर्त सारणी में जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, जनरली बढ़ता है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज क्या होता है, बढ़ता है। और 3D 4D 5D ऐसे ही है, तो 3D से बड़ा आकार 4D का, 4D से बड़ा आकार 5D का। लेकिन हमने पढ़ा था कि 4D और 5D के बीच में कौन से एलिमेंट आते हैं, 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइड एलिमेंट। कितने एलिमेंट आते हैं, 14, 4F श्रेणी के। तो इसका मतलब 4D और 5D का आकार उनकी वजह से लगभग कैसा हो जाता है, समान हो जाता है। अगर जनरली बात करते तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, हम बोलेंगे कि तृतीय संक्रमण, जो फर्स्ट संक्रमण श्रेणी है 3D सीरीज, उसकी तुलना में 4D का आकार बढ़ा, उसकी तुलना में 5D का आकार बढ़ा। मतलब क्या होना चाहिए सामान्यतः, कि मुझे पता है कि जो साइज होता है वो IP की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आयनन ऊर्जा और साइज कैसे होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्यों, क्योंकि किसी का अगर साइज छोटा है तो उसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा है, ज्यादा है, क्योंकि वो पास में है। और अगर ज्यादा है तो उसको निकालने के लिए एनर्जी भी कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा। तो आयनन ऊर्जा कैसी आएगी, ज्यादा, क्योंकि वो देने वाली एनर्जी ही तो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। अगर किसी का आकार बड़ा है तो न्यूक्लियस का, नाभिक का उस इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन या आकर्षण कैसा है, कम है, तो उसको बाहर निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, कम। इसका मतलब जब आकार बढ़ता है तो ऊर्जा कैसी देनी पड़ती है, कम। और वो ऊर्जा ही तो क्या है, आयनन ऊर्जा। इसीलिए IP और साइज एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इसीलिए सामान्यतः क्या होता है, आप क्या लिखेंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की तुलना में 4D और 5D के आयनन ऊर्जाओं के मान कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। 4D के कम, फिर 5D के। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 4D के तो कम हो जाते हैं, लेकिन 4D से तुलना में 5D के कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई इसका आकार बड़ा है। लेकिन हम जानते हैं कि आकार बड़ा नहीं है, किसके कारण, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड संकुचन में पहले ही बता चुका और अगले यूनिट में भी आएगी कि लेंथेनाइड संकुचन में जो 14 एलिमेंट आते हैं वो क्या करते हैं, F कक्षक में जाते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन 58 से लेकर 71 तक 4F श्रेणी के एलिमेंट है। और F का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या है, परीक्षण प्रभाव, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला प्रतिकर्षण, वो कैसा होता है, कम। तो वो तो लगता नहीं, तो साइज तो बढ़ता नहीं है। लेकिन 14 अगर एटॉमिक नंबर बढ़ गया तो नाभिक पर प्रोटॉन तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि नाभिक पर जो पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन की वजह से, और प्रोटॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एटॉमिक नंबर। तो ये जो 57 के बाद जो हैफिनियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 72 होता है। इसका मतलब वो जो 14 एलिमेंट है वो कहाँ गए, 4F में। 4F में गए तो इसका परीक्षण प्रभाव तो पुअर है, तो परीक्षण प्रभाव आकार को बढ़ाता है। अब वो पुअर है तो वो बढ़ाएगा नहीं। और जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, 58 से लेकर 71 चले गए ना, तो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और प्रोटॉन नाभिक पर चार्ज होता है प्रोटॉन की वजह से, तो वो नाभिक क्या करने लग जाता है, आकर्षित करने लग जाता है बहुत ज्यादा। इसीलिए 5D का आकार जितना बढ़ना चाहिए ना उतना बढ़ता नहीं है, उल्टी कम हो जाता है। और लगभग किसके बराबर हो जाता है, किसके बराबर हो जाता है, 4D के बराबर। तो इनके आयनन विभवों में अंतर क्या आता है, कम आता है। जनरली तो क्या होना चाहिए कि 3D से कम 4D के और 4D से कम 5D के, लेकिन ऐसा नहीं होता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे लिखना है, आप इसको कैसे लिखेंगे। मैं यहाँ लिखूंगा नहीं, बोर्ड पे मैं समझा रहा हूँ, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, जैसे डाल ही देते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद अपने मन से भी लिखेंगे कि आप क्या लिखेंगे कि 3D श्रेणी के तत्वों की तुलना में 4D और 5D के जो आयनन विभव के मान हैं, आराम से आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं, आयनन विभव के मान है वो कम होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपन 4D से 5D में जाते हैं तो उनके आकार में वृद्धि नहीं होती है। क्यों, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। इसीलिए इनके आयनन विभव के मान भी लगभग बराबर, कभी कभार तो 4D और 5D के कैसे हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं। अगर हम देखें तो 5D के मान थोड़े से क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5D का आकार लेंथेनाइड संकुचन की वजह से कैसा हो जाता है, छोटा। तो नाभिक का जो अट्रैक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर वो कैसा हो जाता है, ज्यादा। और ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए अगर हम IP की बात करें, IP की बात करें, आयनन ऊर्जा की बात, तो जनरली तो क्या होना चाहिए था कि भाई 3D से कम किसके, 4D के, और 4D से कम 5D के। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि जो IP होता है, आयनन ऊर्जा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, साइज, ठीक है। तो होना तो क्या चाहिए था कि 3D से कम किसके, 4D के, और 4D से कम किसके होने चाहिए, IP के मान 5D के। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि 4D और 5D का आकार लगभग कैसा होता है, समान होता है। उल्टी होता क्या है कि 3D, ठीक है, होता क्या है, ऐसे लिख के छोड़ देंगे,
होता क्या है कि भाई 5D के उल्टी मान ज्यादा हो जाते हैं ड्यू टू लेंथेनाइट संकुचन, क्योंकि लेंथेनाइट संकुचन की वजह से 5D का आकार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेंथेनाइट संकुचन के बारे में 3D में भी बता चुका और अभी भी मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ है। तो लेंथेनाइट की वजह से क्या हो जाता है, 5D का आकार छोटा, और अगर छोटा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा कैसी देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, आप इसको लिखें एक बार, और जो मैंने बोला है लैंग्वेज को वापस वीडियो को रिवाइज कर लें और फिर वापस से लिखें उसको, लिखो इसको एक बार। ठीक है, ऐसे लिख के और ऐसे लगा देना है। अगर अपन मानों की बात करने के साथ मान कैसे याद करें, इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रूथियम, रोडियम, पैलेडियम और एजी 39, 40 और 47 तक। अपन ने कैडमियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कैडमियम डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है लेकिन संक्रमण तत्व तो नहीं है। ठीक है, संक्रमण तत्व तो कहां तक है, एक एक को छोड़ दो। कैडमियम, उसमें जिंक छोड़ा था और इसमें कौन छोड़ा था, इसमें छोड़ देंगे अपन किसको, मरकरी को। क्यों, क्योंकि संक्रमण तत्व तो वही होते हैं जिनमें डी कक्षक आंशिक भरा होता है, मतलब D1 से लेके और D9। अगर हम जिंक की बात करें तो D10 होता है, अगर हम कैडमियम की बात करें तो भी D10 होता है, और अगर हम Hg की बात करें तब भी क्या होता है, D10। तो ये डी ब्लॉक के तत्व तो हैं लेकिन संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, और अपन संक्रमण तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने ये यहाँ पे नहीं लिखे हैं। ठीक है, यार जरा निभा मौत तक राह में रोड़ा पड़े आग में कूद जा, अगर कैडमियम लिखते ऐसे ही है। ला हफ्ता वरना रे इधर और पिटाई और होगी, यूं होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये लगभग मान याद रखने। ठीक है, उसको बढ़ते क्रम में लिखते चले जाने हैं आपको। ठीक है, 616, 660, 664, 600, ये बढ़ते क्रम में लिख देने, रटने नहीं है कि एक एक मान रट रहे हैं। 616 से बढ़ते क्रम में लगभग पहला मान याद कर लेना है कि यहाँ से स्टार्ट किया था सर ने और यहाँ तक, ऐसे ही इसमें करना है। इसमें केवल रीनियम का याद रखना है थोड़ा सा, रीनियम का थोड़ा सा क्या है यहाँ कम हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको बढ़ते क्रम में जमाने। क्या तरीका है, एग्जैक्ट वैल्यू याद नहीं करनी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, केवल पहला मान देखना है और उसके बाद बढ़ते क्रम में लिख दो। 4D में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 5D में क्या करना है, अब आपको एक बात लग रहा होगा, देखो 5D के सारे मान लगभग ज्यादा हैं लेकिन ये मान इसकी तुलना में बहुत कम है, क्योंकि जो मुझे पता है कि 3D, देखो मैं बताता हूँ कुछ, 4D क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, आप बुक्स खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ एकदम सिंप्लिसिटी में नजर आएगी। जब आप मेरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, मैं क्योंकि बेसिक सारा यहाँ बता दूंगा। मैं लिखा तो सकता नहीं सारा बोर्ड पे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। समझने के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी पक्की बात है। ये 3D, ये 4D और ये क्या है 5D। 3D का पहला एलिमेंट कौन है, स्कैंडियम 21। 4D का कौन सा है, इट्रियम 39। उसके बाद 5D का पहला एलिमेंट कौन है, 57। अगर इसकी बात करूं स्कैंडियम के बाद आता है 3D का टाइटेनियम, ऐसे ही आता है। अब आप आवर्त सारणी अपने साथ रखा करें, ठीक है, आवर्त सारणी आपके पास होनी चाहिए। टाइटेनियम 22, इसके बाद कौन आता है, जिरकोनियम, क्या आता है 40। उसके बाद आता है हैपेनियम, कितना 72। तो आप देखेंगे कि जो लेंथेनाइट संकुचन का जो रोल है वो इन पे लागू नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखो 39 के बाद 57, तो लेंथेनाइट एलिमेंट आए क्या इनके बीच में, नहीं, क्योंकि लेंथेनाइट एलिमेंट तो कहां से आएंगे, लेंथेनम के बाद 58 से लेकर और 71 तक। इसलिए इसकी तुलना में तो इसका आकार बढ़ा और इसकी तुलना में इसका आकार बढ़ा। क्यों, क्योंकि इनमें लेंथेनाइट संकुचन का रोल लगता ही नहीं है। कहां से लगता है, ये यहां से लगता है, जिरकोनियम और हैपेनियम, इनका आकार लगभग क्या होता है, टी जरा हाफ। ये इसकी ट्रिक है, ये 3D का है, 4D का है, 5D। क्यों, क्योंकि देखो 40 और 72, तो इसमें जो 58 से लेकर 71 के जो एलिमेंट हैं, ये जो हैं ये यहां से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए लेंथेनाइट संकुचन का कॉन्सेप्ट यहां से लगता है। जिरकोनियम और हैपेनियम, इट्रियम और लेंथेनम पे नहीं लगता क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर 57 ही है, तो इससे बड़ा आकार इसका, इससे बड़ा आकार बड़ा, इसीलिए आकार बढ़ेगा तो आणविक विभव में क्या आ जाएगी, कमी आ जाती है। इसीलिए सबसे पहले 3D स्कैंडियम का ज्यादा होगा अगर आप जाके देखेंगे, उसके बाद इट्रियम का, उसके बाद किसका 5D वाले का, लेंथेनम का कम। क्यों, क्योंकि आकार क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि यहां से जो आगे एलिमेंट आते हैं उनके आकार लगभग कैसे होते हैं, समान। इनको केमिकल ट्विंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि आकार कैसा होता है, 4D 5D वाले एलिमेंट होगा समान ड्यू टू लेंथेनाइट संकुचन। लेकिन याद रहे वो लेंथेनाइट संकुचन लगता कहां से है, यहां से, पहले वाले तत्वों से नहीं लगता, यहां से नहीं लगता, इट्रियम और लेंथेनम से। कहां से लगेगा, लेंथेनम के बाद और इट्रियम के बाद। इट्रियम के बाद तो जिरकोनियम आता है 40, लेंथेनम के बाद कौन आता है, कौन, ला हफ्ता हैपेनियम आता है। तो इनका आकार लगभग समान होता है, तो इनके आने विभव कैसे आएंगे, लगभग समान, या 5D के थोड़े से क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, लगभग कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। ठीक है, इनमें पहले तत्वों में लेंथेनाइट संकुचन नहीं लगता है, इसीलिए आकार लगातार बढ़ता है, तो आणविक विभव के मान लगातार क्या होते हैं, घटते हैं। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे मेरी बात को, मैंने क्या कहना चाहा। ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना देंगे और जो मैंने बोला आप उसको लिख देंगे अच्छे से, ये बना ही देंगे आप। ठीक है, और क्या लिखेंगे कि 3D की तुलना में 4D 5D के जो आयरन विभव के मान कम होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, ड्यू टू लेंथेनाइट संकुचन, जिससे 4D और 5D का आकार लगभग क्या हो जाता है, समान, जिससे
जो 4D की तुलना में 5D के आयनन विभवों के मान कैसे होने चाहिए थे, कम होने चाहिए थे, क्योंकि आकार बड़ा होता तो, लेकिन आकार बड़ा है नहीं है, तो मान लगभग कैसे होते हैं, समान, लगभग 5D के ही ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि 5D के तत्वों में क्या लगता है, लेंथेनाइड संकोचन, जिसकी वजह से आकार में क्या आ जाती है, कमी। तो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण ज़्यादा लगता है, तो उसे बाहर निकालने के लिए ऊर्जा भी कैसी देनी पड़ती है, ज़्यादा देनी पड़ती है। ठीक है, आप इन मानों को रटेंगे नहीं, मैंने जो बोला है उस तरीके से याद रखेंगे कि पहले मानों को याद रख लो, उसके बाद बढ़ते क्रम लिखते चले जाओ। यहाँ रीनियम का थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। ठीक है, ये लेंथेनम, हैफेनियम, टेंटेनम, टंगस्टन, रीनियम, इरिडियम, ओसिटोम, प्लेटिनम, गोल्ड। ठीक है, 57, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। ठीक है, Hg और Cd क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वो संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, अपन आपको वो संक्रमण तत्वों के बारे में बात करेगा। जो 3D का अंतिम एलिमेंट है जिंक, जो 4D का अंतिम एलिमेंट है कैडमियम और 5D का मरकरी, वो संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक तो तत्व है। क्यों? क्योंकि उनमें डी कक्षक पूरे भरे होते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg ये संक्रमण तत्व नहीं है, डी ब्लॉक तत्व हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे कि संक्रमण तत्व, क्या आंसर देंगे इसका, कि संक्रमण तत्व वही होते हैं जिनमें डी कक्षक आंशिक के कोष्टक में आप क्या लिखेंगे, पार्शियल, क्या लिखेंगे, D1 और D9, आंशिक का मतलब D10 जिसमें नहीं होता है। और हम जानते हैं कि कैडमियम, जिंक और जो Hg उसमें D10 विन्यास पाया जाता है, तो इसीलिए वो कैसे, उनमें डी फुलफिल भरे हुए हैं, इसीलिए वो क्या नहीं है, संक्रमण तत्व नहीं है। संक्रमण तत्वों को अगर अच्छे से परिभाषा जाननी है तो मेरा जो 3D का पहला जो वीडियो है उस पर जाएं, 3D सीरीज जो यूनिट फर्स्ट है इसकी इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर की, उस पर जाएं, इसमें है प्लेलिस्ट में। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग देख के आने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहाँ मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि संक्रमण तत्व क्या है, डी ब्लॉक तत्व क्या है, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया है। इन वैल्यूज को आप याद नहीं करेंगे, बढ़ते क्रम में लिख देना है। ठीक है, कभी कभार आप देखते होंगे, मैं यही बताता हूँ, आयनन ऊर्जा को आयनन विभव भी बोल देता है। तो कभी भी जब आयनन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाया जाता है ना, तो उसको क्या कह देते हैं, आयनन विभव कह देते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, वही बात है, केवल उसकी जो वैल्यू है, जिसमें आप उसकी जो इकाई में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके आधार पर बोल दिया है। ठीक है, तो मैंने जो बोला है, वीडियो को स्लो करके उसको लिख लेंगे, इन मानों को साइड में ऐसे ही लिख देंगे। सबसे पहले डेफिनेशन को लिखेंगे, आयनन विभव की क्या है, ऐसे समझाएंगे, IP इज ये। उसके बाद 3D की तुलना में 4D 5D के कम होने चाहिए, लेकिन नहीं होते हैं। क्या कारण है लेंथेनाइड संकोचन, जिससे 4D की तुलना में 5D के भी कम होने चाहिए थे, लेकिन आकार लगभग बराबर होता है। आकार लगभग बराबर होता है तो आयनन विभवों में अंतर नहीं आता, उल्टी क्या हो जाता है, 5D के बढ़ जाते हैं, क्योंकि 5D में क्या लगता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है, जिससे आकार में क्या आ जाती है, कमी। 5D को कमी आ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नाभिक क्या करेगा, ज्यादा आकर्षित करेगा। ठीक है, अब आयनन विभव में इतना लिख देंगे, आपका कोई नंबर कटने वाला नहीं है। इन वैल्यूज को आप याद नहीं करेंगे कतई। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ऐसे नहीं रट सकते हैं, केवल पहला मान याद रखेंगे और बढ़ते क्रम में लिख देंगे। ठीक है, किलो जूल पर मोल में आप इकाई लिख देंगे, ऐसी 5D का, केवल रीनियम में थोड़ा सा कम हो जाता है, उसके बाद फिर दोबारा आप क्या कर देंगे, बढ़ते क्रम में इनको लिख देंगे। ठीक है, ऐसे कैसे, तो ठीक है, यही लिखना है एग्जाम में। सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद ये समझाना है IP होता क्या है, साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्यों होता है आप ये भी बता देंगे कि साइज बढ़ता है तो नाभिक का आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन कैसा हो जाता है, कम। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए ऊर्जा, एनर्जी कैसी देनी पड़ती है, कम। और वो ऊर्जा ही तो क्या है, IP। तो वो क्या हो जाएगी, साइज के बढ़ने पर कम हो जाएगी। ठीक है, इसको लिख लो, और जो मैंने बोला है उसको यहाँ ऐड करना है, उसको लिखना है, वीडियो को स्लो करके इसको लिख लो, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, लिखो इसको। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, इसी में एक और पॉइंट लेंगे अपन कि जो 4D 5D के एलिमेंट होते हैं उनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी क्या है, उत्प्रेरकीय गुणधर्म। ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करें। चलिए, ठीक है, तो आप पूरा वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से लैंग्वेज बना के और आप लोग लिख पाएंगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक में समझने का है सारा। समझ जाओ तो अपने मन से लैंग्वेज बनाओ और लिखो, और ऐसा होगा तो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, इसमें आप लोग देख लेना, है ना, समझ लो। आगे हम बात करते हैं उत्प्रेरकीय गुणधर्म कि इनमें क्या क्या कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होती हैं, क्यों होती हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, लिखते हैं, चलो अपन लोग। चलिए अब हम बात करते हैं, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, आपको क्वेश्चन आएगा कि जो 4D 5D श्रेणी के जो एलिमेंट हैं उनमें कैटालाइटिक प्रॉपर्टी बताइए, उनकी क्या क्या उत्प्रेरकीय गुणधर्म होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आएगा। सबसे पहले बात आती है उत्प्रेरक होते क्या हैं। हम जो लिखेंगे वो बोर्ड पे लिखा दूंगा, आप उसको लिख लेंगे, एग्जाम में लिखे आएंगे, लेकिन समझे भी तो सही उत्प्रेरक एक्चुअल में है क्या, कैटलिस्ट क्या है। कैटलिस्ट पता है क्या है, अगर हम ऐसे समझें तो जिंदगी में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो क्या होते हैं कि 2 कोई लोग हैं, वो आपस में मिलना चाहते हैं, आप ऐसे मान लो रिएक्शन करना चाहते हैं, तो उनके बीच में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग बीच में ऐसे होते हैं जो उनको मिला देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको भड़का देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। तो जो मिला देते हैं
कुछ ना कुछ काम तो कर रहे हैं। उत्प्रेरक भी दो प्रकार के होते हैं प्रकृति के आधार पर, एक तो होते हैं धनात्मक उत्प्रेरक और एक होते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। नाम से पता चला है धनात्मक उत्प्रेरक वो हैं जो दो लोग हैं ना, जो आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं या मिलना चाहते हैं, आपस में जो भी लव वव करना चाहते हैं, उनको मिला रहे हैं, तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो तो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। कि उनको मिला, कुछ ऐसी कंडीशन बना दें कि उनको कहीं मिला दें तो उनके जो 2 साल बाद मिलने वाले थे वो 6 महीने में मिल जाए, या उनका मोहब्बत हो जाए, या जो भी है वो कहीं डेट पे चले जाए, कहीं हनीमून पे चले जाए, जो भी वॉटएवर, तो वो तो क्या कहलाएंगे, धनात्मक उत्प्रेरक। कुछ बीच में ऐसे होते हैं चुगलखोर, वो इधर की उधर बढ़ाई, इधर की उधर बढ़ाई, तो उनको मिलने ही नहीं देते, मतलब अभिक्रिया को होने ही नहीं देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, सबसे पहली बात, कैटलिस्ट या तो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं या अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। ये बढ़ाते कैसे हैं, अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो अभिक्रियाओं की सक्रियण ऊर्जा, जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होते हैं वे अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। नाम से पता चला ऋणात्मक मतलब नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है, अपन 4D-5D वाला एग्जांपल लिखेंगे बोर्ड पे, लेकिन एक्चुअल में है क्या, तो धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, मतलब अभिक्रिया को करवाते हैं, तो संपन्न जल्दी करवाते हैं, और खुद लास्ट में क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसका मतलब अभिक्रिया के वेग को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो एक होती है सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्या होती है, वह अतिरिक्त ऊर्जा जो किसी अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। अगर वो ज्यादा होगी तो वो, अगर वो ज्यादा होती है तो अभिकारक लेट बदलता है उत्पाद में, क्योंकि वो एक रिक्वायर एनर्जी होती है। तो उत्प्रेरक क्या करते हैं, उस जो ऊर्जा अंतर होता है ना उत्पाद में बदलने के लिए, उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो अभिकारक जल्दी उत्पाद में बदलता है। तो जो धनात्मक उत्प्रेरक होते हैं वो क्या करते हैं, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे अभिक्रिया की दर या अभिकारक के उत्पाद में बदलने की दर कैसी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कौन करते हैं इनको, धनात्मक उत्प्रेरक करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में उत्प्रेरक क्या है, अभिक्रिया को संपन्न कराने में मदद करते हैं, जिनको हम उत्प्रेरक, और जो मदद करते हैं उनको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। वही मैंने डेफिनेशन लिखी है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, अर्थात अभिक्रिया को संपन्न करवाने में मदद करते हैं उत्प्रेरक, या क्या कहते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। क्योंकि उत्प्रेरक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के हैं, नेगेटिव भी हैं। नेगेटिव वाले क्या करते हैं, अभिक्रिया के वेग को कम कर देते हैं, इसलिए मैंने उत्प्रेरक क्या लिखा है, धनात्मक उत्प्रेरक लिखा है। अगर हम 4D-5D वाले एलिमेंटों की बात करें, उनमें ये गुण क्यों पाया जाता है, तो उनमें ये गुण इसलिए पाया जाता है क्योंकि वो कैसी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं, परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तित ऑक्सीडेशन स्टेट। किनकी बात कर रहे हैं हम लोग, 4D-5D में कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। कौन, 4D-5D वाले एलिमेंट। जैसे प्लेटिनम है तो +2 भी बना सकता है और +4 भी बना सकता है, तो इसीलिए उनमें एक गुण पाया जाता है डी ब्लॉक तत्वों में। अगर हम 4D-5D में पढ़ रहे हैं तो 4D-5D तत्वों में कि भाई वो परिवर्तित ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित कर सकते हैं। और एक्चुअल में क्या है, वो मेटेलिक रूप में होती है ज्यादातर। तो मेटल में क्या है, सरफेस होती है, मतलब मेटल हार्ड होता है तो उस पर क्या गैस आके एब्जॉर्ब हो जाती है या अधिशोषित हो जाती है, तो वो उस पर अभिक्रिया हो जाती है मेटल की सरफेस पे। क्योंकि जैसे प्लेटिनम है या जो भी डी ब्लॉक एलिमेंट है वो मेटल है, तो वो सतह पर अभिक्रिया करने के लिए सतह भी प्रदान करते हैं, तो इसीलिए वो उनमें क्या है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की मदद कर रहे हैं, भाई आप यहाँ आ जाओ, यहाँ रिएक्शन कर लो। तो इसीलिए वो उनमें क्या है, एक मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो वो भी क्या करती है, इसमें मदद करती है, इसीलिए वो कैटलिस्ट के रूप में इनमें क्या पाया जाता है, गुण पाया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल है फिनॉल का रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। फिनॉल का जो रिडक्शन होता है वो प्लेटिनम की सतह पे होता है। तो आप अभिक्रिया लिख देंगे, एग्जाम में कैसे लिखेंगे आप, फिनॉल क्या होती है कि जब बेंजीन पर OH ग्रुप होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, फिनॉल। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण होता है। क्या एक्चुअली में फिनॉल में कितने पाई बॉन्ड होते हैं, 3, बेंजीन पहले होती है, प्रत्येक जगह एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है, तो हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही क्या कहलाता है। जब हाइड्रोजन जुड़ जाएगा प्रत्येक जगह तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएंगे सारे, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ और एक यहाँ, तो 6 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसलिए अपन ने क्या लिख दिया, ये जो सारी रिएक्शन होती है क्या होती है, प्लेटिनम की सरफेस पर होती है। ठीक है, तो ये इसमें किसका काम कर रहा है, कैटलिस्ट का, कि इसको अभिक्रिया करने में क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, और ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। क्यों, क्योंकि अभी बेंजीन तो रही नहीं, क्योंकि इसमें सारे पाई बॉन्ड टूट के, बेंजीन तो तब होती है जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन गई और OH को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। इसको लिखें, फिर अपन 1-2 एग्जांपल और लिखेंगे। 4D-5D वाले लिखो इसको एक बार, लिखा आपने,
ओ सॉरी, ये प्लेटिनम नहीं है, ये पैलेडियम है। यहाँ पे पैलेडियम की सरफेस पे होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल देखो, SO3 का निर्माण, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलते हैं SO3 को। SO3 का निर्माण, SO3 का निर्माण कैसे होता है कि जब SO2 की अभिक्रिया O2 के साथ करवाते हैं, तो जब SO2 की O2 से करवाएंगे तो क्या बन जाएगा SO3, और बैलेंस करने के लिए क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो 2 सल्फर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, तो 4 यहाँ पर 2, तो 6 ऑक्सीजन हो गई। ये जो रिएक्शन होती है प्लेटिनम की सरफेस पे होती है, ऑक्सीजन को जोड़ने में मदद करती है सल्फर SO2 के साथ कौन, प्लेटिनम। इसीलिए प्लेटिनम यहाँ किसका काम कर रहा है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब है क्या, जो अभिक्रिया को कराने में क्या कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लेटिनम भी किसका एलिमेंट है, 5D का एलिमेंट है। एक एग्जाम्पल और है इसमें, उसको भी आप लिख लें, नाइट्रोसिल का निर्माण, इतने आप लिख देंगे बहुत होगा, नाइट्रोसिल का निर्माण। अब जैसे आप सोच रहे होंगे कि सारे पैलेडियम ने इसमें कैसे मदद की, तो पैलेडियम क्या है, एक डी ब्लॉक एलिमेंट है, मेटल है, उसकी सरफेस पे आके क्या हाइड्रोजन गैस जुड़ जाती है, और हाइड्रोजन गैस इसकी सरफेस पे आके जब एडजॉर्ब होगी, अधिशोषित होगी, और फिर वो किसके साथ अभिक्रिया कर लेती है, फिनॉल के साथ। तो इसने मदद की ना अभिक्रिया को करने के लिए, तो इसका किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का। इसका तो कुछ बिगड़ेगा नहीं, तो इसीलिए उत्प्रेरक क्या करते हैं, अभिक्रिया को करवा देते हैं और खुद लास्ट में क्या हो जाते हैं, सेपरेट प्राप्त हो जाते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है, तीसरा, नाइट्रोसिल का निर्माण। नाइट्रोसिल क्या होता है, NO ग्रुप को क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल ग्रुप बोलते हैं। अगर हम NH3 की अभिक्रिया करा दें O2 के साथ, तो एक क्या बन जाएगा, नाइट्रोसिल प्लस जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ये जो रिएक्शन होती है, ये प्लेटिनम या रूथीनियम या रोडियम, जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट है, उनकी सरफेस पे क्या होती है, ये उनकी उपस्थिति में क्या होती है, संपन्न होती है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप लिख देंगे, एक तो ये लिख देंगे, एक ये लिख देंगे और एक ये लिख देंगे। अगर हम इसको बैलेंस करके देखें कि भाई ये NO बना और एक जल का अणु निकल गया, तो यहाँ लगा दो 4, तो यहाँ भी कितना लगा दोगे, 4। दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा घिचड़े पिचड़े सा हो गया, मैं सही कर दूँ। ये भी प्लेटिनम या रोडियम जो डी ब्लॉक उसकी सरफेस पे या उसकी प्रेजेंस में क्या होती, संपन्न होती। तो एक तो नाइट्रोसिल बन जाता है और जल का अणु क्या हो जाता है, बाहर। 4 लिख दो यहाँ, तो यहाँ कितना लगा दोगे आप लोग, 4। अब ऑक्सीजन कितने हैं, बैलेंस करने हाइड्रोजन 4 या 12, तो यहाँ लगा दो आप 6। अब अगर ऑक्सीजन यहाँ कितने हो गए, 4, और यहाँ कितने हो गए, 6, 10, तो यहाँ क्या लगा दो, 5O2। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। 4 नाइट्रोजन है, 4 नाइट्रोजन, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 और 6, 10, तो 5 दूनी के 10, उसके बाद हाइड्रोजन 6 दूना 12 है, तो 4 तिया के 12, ठीक है। तो आप ये 3 एग्जाम्पल ऐड कर देंगे, कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिख देंगे। आप इसमें वो भी लिख सकते हैं, अगर आपको और ज़्यादा बढ़ाना है, कि जो धनात्मक कैटलिस्ट होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, और जो ऋणात्मक होते हैं वो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। दो उत्प्रेरक के 2 प्रकार और होते हैं, एक तो जो रिएक्शन होती है 2 प्रकार की होती हैं, एक तो सामांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं और एक विषमांगी। सामांगी का मतलब क्या होता है कि जो क्रियाकारक की जो अवस्था है वही उत्प्रेरक की है, जैसे ये भी सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, तो उसको बोलेंगे अपन सामांगी उत्प्रेरण अभिक्रिया, कैटालाइसिस रिएक्शन। जो क्रियाकारक है और जो उत्प्रेरक उसकी अवस्था अगर अलग अलग है, जैसे ये सॉलिड है और ये गैसेस है, तो इनकी ये जो अभिक्रिया होगी विषमांगी होगी, हेटेरोलाइटिक होगी। अगर उत्प्रेरक की और जो रिएक्शन कर रहे हैं उनकी अगर सेम है, अगर उनकी जो भी अवस्था है तो वो सामांगी, और उनकी अवस्था अगर अलग अलग है तो उसको बोलते हैं अपन विषमांगी अभिक्रिया, ठीक है। तो आप इसको लिख लें। आप उसको भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि सामांगी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, विषमांगी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। या सामांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं वो जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की अवस्था समान होती है, विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें क्रियाकारक और कैटलिस्ट की जो फेज है वो कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं और 3 आप एग्जाम्पल ऐड कर देंगे, आपका काम आराम से हो जाएगा, ठीक है। इसको लिखो, अच्छे से लिख लिया, वीडियो को पॉज करके लिख लो, ठीक है। चलिए अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, जो भी इसमें टॉपिक बचे हैं इस यूनिट में उसमें हम कंप्लीट करेंगे। ऐसे ही देखते रहिए, अजय अकेडमी को सपोर्ट करते रहिए। आपको हम सारा सिलेबस करवाएंगे जितना हमसे हो सकेगा, पूरी कोशिश आपको पढ़ाने की, अच्छे अच्छे लेक्चर लाने की। बस आपका सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।